हेलो एवरीवन। सो मोतीलाल ओसवाल के Q4 के रिजल्ट्स आए हैं, सो उसी पे डिस्कशन करेंगे कैसे नंबर्स रहे कंपनी के एंड यहाँ से आगे का कैसा आउटलुक लगता है। कैपिटल मार्केट स्पेस में हमने ऑलरेडी आनंद राठी एंजल वन के नंबर्स को डिस्कस किया एंड हमने देखा कि जैसा सेंटीमेंट है उसके अकॉर्डिंग एंजल वन का रेवेन्यू बहुत ज्यादा गिरा, 22% का फॉल। एंड अगर आप फर्स्ट हाफ से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 40-50% से उस कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, पैट आधा हो गया है वाई लेवल पे। आनंद राठी का भी, हालांकि क्योंकि बिजनेस मॉडल इस तरीके का होता है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज का कि ब्रोकिंग कंपनी से कम इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन स्टिल पहले वो बिजनेस 30-35% पे ग्रो करता था, अब 18-20% का ग्रोथ है। लेकिन स्टिल अगर आप आनंद राठी का नंबर देखोगे ओवरऑल तो ठीक ठाक उन्होंने नंबर्स रिपोर्ट करे हैं, रिजल्ट इतना खराब नहीं है कंसिडरिंग कि जिस तरीके का मैक्रो एनवायरनमेंट है। मोतीलाल ओसवाल एक्चुअली दोनों सेगमेंट्स है इनके पास में, आनंद राठी की तरह ये कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर भी है और एंजल वन की तरह ब्रोकिंग के अंदर भी है। मतलब ट्रेडिशनल ब्रोकिंग में नंबर वन प्लेयर है इंडिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस ब्रोकरेज रेवेन्यू। सो नंबर वन प्लेयर है, दोनों सेगमेंट्स है कंपनी के पास में। अब देखते हैं कि Q4 में कैसे नंबर्स ओवरऑल इन्होंने डिलीवर करे हैं। सो सबसे पहले ये वाला स्लाइड अगर आप देखोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमको डिस्कस करनी है कि जब भी किसी बिजनेस का प्रेजेंट खराब होता है और फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा अनसर्टेन होता है, आप नॉर्मली देखोगे कि बिजनेस एंड उसका जो मैनेजमेंट है वो अपना पास्ट सक्सेस के बारे में ज्यादा बात करने लग जाता है कि लास्ट 5 ईयर्स में हमने क्या किया, लास्ट 10 ईयर्स में हमने क्या किया। ऑल दो मोतीलाल अपने पीपीटी के अंदर ये ऑलमोस्ट हर एक क्वार्टर में शेयर करता है अपना ये पास्ट का डेटा, लेकिन इन जनरल क्या होता है कि अगर एज एन इन्वेस्टर मैं किसी एक ऐसे स्टॉक में स्टक हूं और जब मैं किसी कंपनी का पीपीटी देखता हूं तो ये सारी चीजें मुझे थोड़ा सा इमोशनली कैरिड अवे कर सकती है। मतलब मैं सोच सकता हूं कि ठीक है यार, बिजनेस का 5 ईयर 10 ईयर में तो परफॉर्मेंस अच्छा है तो आगे भी अच्छा कर लेगा, लेकिन ये जो पास्ट का डेटा हम देखते हैं ये बिल्कुल इररेलेवेंट है क्योंकि मार्केट कभी भी बिजनेस के पास्ट के बेसिस पे इसको रिवॉर्ड नहीं करता। हाँ, एज एन इन्वेस्टर मुझे अगर मॉडल समझना है तो मुझे वो एक हिंट दे सकता है, लेकिन स्टॉक आगे मेरे लिए रिटर्न बनाएगा नहीं बनाएगा ये डिसाइड करेगा उस बिजनेस का फ्यूचर आउटलुक, और उसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। सो ये हमें हमेशा समझना है कि बिजनेस का मैनेजमेंट अगर ज्यादा पास्ट के ऊपर फोकस कर रहा है, पास्ट के सक्सेस को हाईलाइट कर रहा है, तो उसमें कैरिड अवे नहीं होना है। आज वो क्या कर रहा है और फ्यूचर का आउटलुक कैसा है उस पर ज्यादा फोकस करना है। नाउ इनके मेन रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं। सो ये फुल ईयर नंबर्स है एंड अगर आप सेगमेंट वाइज पैट देखोगे तो ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट में इनका 30% या उससे ज्यादा के रेट से पैट का ग्रोथ आया है, एक्सेप्ट हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस जो पिछले काफी टाइम से थोड़ा सा रीस्ट्रक्चरिंग फेज में अभी चल रहा है कंपनी के लिए। लेकिन पूरे साल का जो इनका नंबर है ये भी इररेलेवेंट है मेरे लिए, बिकॉज ये कैपिटल मार्केट का बिजनेस है और कैपिटल मार्केट या लेंडिंग बिजनेस जो हो गए आपके लिए, इनमें क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि Q1 Q2 इनफैक्ट Q3 भी इन कंपनीज के लिए बहुत अच्छा था। तो ये जो पैट का आप नंबर देख रहे हो इसमें फर्स्ट 2-3 क्वार्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। आगे कैसा ट्रेंड रहने वाला है ये मुझे फोर्थ क्वार्टर का डेटा बताएगा। तो Q4 का जब आप परफॉर्मेंस देखोगे स्पेसिफिकली रेवेन्यू टर्म्स में, इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है उसमें 7% की ग्रोथ है, क्वार्टरली सिर्फ 5% की ग्रोथ और वाई लेवल पे 7% का ग्रोथ देखने को मिला है। अब इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है वो टिपिकल वेल्थ मैनेजमेंट नहीं है कि एडवाइजरी आप दे रहे हो, इसमें ब्रोकिंग भी इंक्लूडेड है, इसमें आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस होता है वो भी इंक्लूडेड है और उसके साथ में एडवाइजरी वाला बिजनेस है ये। और ब्रोकिंग का जो बिजनेस है वो इनके लिए ऑलमोस्ट 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इस पूरे सेगमेंट के अंदर। तो ये 7% का जो आप ग्रोथ देख रहे हो ये मेनली जो डिक्लाइन हुआ है ग्रोथ रेट इतना बड़ा, इतने बड़े रेट से, वो इनके ब्रोकिंग बिजनेस की वजह से हुआ है जो हमने एंजल वन के साथ में भी देखा। देन कैपिटल मार्केट का बिजनेस 42% का ग्रोथ है, अच्छा ग्रोथ है, लेकिन अगेन आप ट्रेंड देखोगे तो क्वार्टरली 8% से रेवेन्यू गिरा है इसके अंदर। एसेट और प्राइवेट वेल्थ का बिजनेस का वाई भी परफॉर्मेंस बहुत वीक है, सिर्फ 1% का ग्रोथ एंड सीक्वेंशियल तो 12% का डिक्लाइन देखने को मिला है रेवेन्यू में। हाउसिंग फाइनेंस आई थिंक पहला ऐसा क्वार्टर है जब से मैं इस बिजनेस को ट्रैक कर रहा हूं जहां पे 26% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है और 14% का क्वार्टरली ग्रोथ है। बहुत अच्छे नंबर्स है। पूरा एक साल इनका ये रीस्ट्रक्चरिंग वाला फेज था, बट फाइनली अब नंबर्स में हमको उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है इनके हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस के अंदर। टोटल रेवेन्यू कंपनी का 8% से ग्रो हुआ है, बट क्योंकि इन्होंने एक्सपेंसेस को रोका नहीं है, मैनेजमेंट का कहना है कि जो हमें हायरिंग करनी थी, जो एक्सपेंशन करना था वो हमने कंटिन्यू रखा, तो एक्सपेंसेस इनके 17% से ग्रो हुए हैं वाई लेवल पे। रेवेन्यू बढ़ा 8% और एक्सपेंसेस जो है वो उससे डबल रेट से इंक्रीज हुआ है, इसलिए आप देख रहे हो पैट में सिर्फ 3% का ग्रोथ है ओवरऑल। ये ऑपरेटिंग पैट है,
बट सबसे मेन चीज इनका जो ये ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाला जो सेगमेंट है, इसने इनके प्रॉफिट को एक्चुअली लॉस में कन्वर्ट कर दिया है। 743 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट वाले सेगमेंट से, जिसकी वजह से 224 करोड़ का लॉस कंपनी ने रिपोर्ट करा है Q4 में। और फुल ईयर में भी आप अगर देखोगे तो ऑपरेटिंग जो इनके मेन बिजनेसेस है वहां से 31% का ग्रोथ है पैट के अंदर, लेकिन क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट वाला पोर्टफोलियो में Q4 में इतना बड़ा लॉस आया, इसकी वजह से फुल ईयर बेसिस पे पैट में कुछ खास ग्रोथ देखने को मिला नहीं है मोतीलाल के बिजनेस में। अब हमको देखना है कि सेगमेंट वाइज कैसा कैसा परफॉर्मेंस है हर एक सेगमेंट का, बिकॉज वहीं से आगे का ट्रेंड का हम आइडिया लगा सकते हैं। सो सबसे पहले आप इनका वेल्थ और वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस की बात करते हैं। तो वेल्थ मैनेजमेंट में जैसे हमने देखा कि इनका ब्रोकिंग वोकिंग सब सारे बिजनेस आते हैं। AUM में 31% का ग्रोथ है YOY लेवल पे, बट वही पैट जैसा हमने डिस्कस किया 10% से गिरा है। क्यों गिरा है? बिकॉज आप जब रेवेन्यू मिक्स देखते हो वेल्थ मैनेजमेंट का सेगमेंट का, तो लास्ट ईयर इनका ऑलमोस्ट 48% जो रेवेन्यू है वो सिर्फ ब्रोकरेज से आता था, जो कंपनी का ब्रोकरेज वाला रेवेन्यू है। और इस साल इस क्वार्टर में सिर्फ 166 करोड़ का रेवेन्यू आया है। 266 से 166 मतलब ऑलमोस्ट 30-40% का फॉल है कंपनी के ब्रोकिंग रेवेन्यू के अंदर। और इस साल इसका कंट्रीब्यूशन कितना कम हो गया, सिर्फ 27%। लास्ट ईयर ब्रोकिंग कंट्रीब्यूट करता था 48%, इस साल आया है सिर्फ 27%, बिकॉज रेवेन्यू में 40% का फॉल है। ये रिजल्ट एक्चुअली इनका ब्रोकिंग का एंजल वन से भी खराब है। अब जब ये सेबी का नया रेगुलेशन आया था तब ऐसी डिस्कशन थी मार्केट में कि जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं वो मे बी इससे इनको बेनिफिट हो सकता है, मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। लेकिन ये चीज अब क्लियर हो गया है कि ट्रेडिशनल ब्रोकर्स का जो नंबर्स है वो और भी ज्यादा खराब है, उनका परफॉर्मेंस और भी ज्यादा खराब है। एंजल वन का 22% फॉल था रेवेन्यू में, और मोतीलाल का हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 40% से कंपनी का YOY लेवल पे रेवेन्यू जो है वो गिरा है ब्रोकिंग का। बट स्टिल 7% की ग्रोथ दिख रही है हमको टोटल वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में। वो मेनली दिख रही है हमको इनके डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेगमेंट में, जहां पे मोर देन 100% की ग्रोथ है। सो अगर आपको याद हो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट इसी टाइम के आसपास हमने इनका Q4 का कॉन कॉल डिस्कस किया था। मैनेजमेंट ने उस टाइम पे बोला था कि FY25 में हम अपना जो सेल्स का RM जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन में उसको ऑलमोस्ट डबल करेंगे। क्यों? बिकॉज हमको हमारा क्रॉस सेल रेशियो बढ़ाना है, अपनी एफिशिएंसी बिल्ड करनी है। और पूरे साल हर एक क्वार्टर में आप देखोगे तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस बहुत अच्छा किया है। इस क्वार्टर में भी मोर देन 100% की ग्रोथ है, एंड काइंड ऑफ इसी ने सपोर्ट दिया है इनके पूरे वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस को, जहां पे 7% का ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट आप यहाँ पे देखोगे, इंटरनल और एक्सटर्नल रेवेन्यू मिक्स है ये चैनल वाइज। इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ? इंटरनल मतलब जो मोतीलाल के खुद के ब्रांचेस हैं, जो ये खुद डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। एक्सटर्नल का मतलब हो गया जैसे इनके सब ब्रोकर्स है, फ्रेंचाइजीज है, IFAs हो गए, आपकी जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनसे जो रेवेन्यू आता है। सो लास्ट ईयर तक जब तक मार्केट अच्छा था तब तक आप देखोगे कि ज्यादा रेवेन्यू कंपनी के एक्सटर्नल चैनल से आता था, जो सब ब्रोकर्स फ्रेंचाइजीज वगैरह है, बिकॉज वो F&O पे ज्यादा फोकस करते हैं। सो 52% रेवेन्यू वहां से आता था। लेकिन इस साल क्या हुआ है कि बिल्कुल ही चेंज हो गया रेवेन्यू मिक्स। 59% जो रेवेन्यू है वो कंपनी के इंटरनल चैनल से आया है। इसका मतलब ये है कि जब टफ टाइम होता है मार्केट के लिए, तब इस बिजनेस का या ब्रोकिंग बिजनेस में इन जनरल जो क्लाइंट्स इनके खुद के कंट्रोल में होते हैं, जो ब्रांचेस इनके खुद के कंट्रोल में होते हैं, उनमें ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। एंड जो इनके सब ब्रोकर्स फ्रेंचाइजीज वगैरह है वहां पे इनएफिशिएंसी ज्यादा होती है। एक रीजन उसका ये भी हो सकता है अगेन कि उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है। दूसरा पॉइंट, वो इंस्टेंट रेवेन्यू पे ज्यादा फोकस करते हैं कि मतलब F&O करा दो, करेंसी करा दो, जहां पे इंस्टेंट ब्रोकरेज निकले, और उस वजह से हमको ये रेवेन्यू में चेंज देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर के अंदर। देन आई मीन इसका डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस अगर हम देखें तो हर एक क्वार्टर में बहुत अच्छा किया है। पूरे साल में भी अगर आप देखोगे तो 112% की ग्रोथ देखने को मिली है, और नेट सेल्स में भी काफी अच्छी ग्रोथ है, 3 टाइम की ग्रोथ है YOY लेवल पे। कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का, सो लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 14% का कंट्रीब्यूशन था। इस साल Q4 में 31% जो रेवेन्यू है इनका वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर, वो डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिजनेस से आया है। 10 एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ की अगर हम बात करें, इंडिविजुअली बात करते हैं सबसे पहले। सो एसेट मैनेजमेंट वाले बिजनेस में AUM इनका है 1,33,000 करोड़। लास्ट क्वार्टर में आई थिंक ये 1,41,000 करोड़ के आसपास था। सो 3 से 4% का फॉल हमको देखने को मिलता है इनके AUM के अंदर, जो एसेट मैनेजमेंट का AUM है। एंड एक्चुअली में अगर आप इसको सितंबर क्वार्टर से भी कंपेयर करोगे तब भी AUM के अंदर फॉल देखने को मिला है। देन नेट सेल्स का नंबर आप देखोगे तो यहां पे मैनेजमेंट क्या दिखा रहा है कि 2.5 गुना ग्रोथ है, 2.5 टाइम का ग्रोथ है YOY अगर मैं देखूं। लेकिन पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि मुझे क्वार्टरली ट्रेंड देखना है कि बिजनेस का कैसा चल रहा है। तो एक्चुअली में अगर आप ये नंबर इनका लास्ट क्वार्टर से कंपेयर
कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 40% का फॉल देखने को मिलता है इनके नेट सेल्स के अंदर। और ये नंबर सितंबर क्वार्टर से भी ऑलमोस्ट 11-12% नीचे आया है। यानी पिछले 3 क्वार्टर में इनका जो नेट सेल्स का नंबर है, जितना इन्होंने प्रोडक्ट सेल किया एक पर्टिकुलर क्वार्टर में अपने एएमसी बिजनेस के अंदर, ये सबसे खराब है। अगर मैं सिर्फ वाई वाई देखूंगा तो मुझे लगेगा कि ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस बहुत जबरदस्त कर रहा है। लेकिन अगर मैं क्वार्टरली देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इस बिजनेस का जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। देन रेवेन्यू पैट ऑफ कोर्स उसमें भी काफी वीक ग्रोथ है, 7% और 11% का ग्रोथ है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये वाला स्लाइड है, यहां पे अगर आप इनका मार्केट शेयर देखोगे एसआईपी के अंदर तो Q4 में लास्ट ईयर 1.7% था, इस बार 4.2% का मार्केट शेयर है। अब वाई मार्केट शेयर गेन किया है, बहुत बड़ा मार्केट शेयर गेन किया है, ये अच्छा चीज है। इनफैक्ट एसआईपी में इस कंपनी का मार्केट शेयर सीक्वेंशियली भी इंप्रूव हुआ है। Q3 में इस कंपनी का मार्केट शेयर 3.8% था, Q2 में इस कंपनी का मार्केट शेयर 2.6% था। यानी 2.6% से 3.8%, 3.8% से 4.2%। हाँ, ये चीज जरूर है कि जो पेस था मार्केट शेयर गेन करने का वो थोड़ा सा स्लो हुआ है अगर हम Q2 से Q3 में कंपेयर करें। लेकिन पॉइंट ये है कि आपने इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बेटर किया, तो ऐसी मार्केट में भी अगर आप मार्केट शेयर गेन कर रहे हो तो ये अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन जो थोड़ा सा डेटा खराब है या थोड़ा सा नेगेटिव है वो है इनका ये ग्रॉस सेल्स और नेट सेल्स का मार्केट शेयर। एक्चुअली अगर आप इनका ग्रॉस सेल्स का मार्केट शेयर देखोगे तो वाई वाई अगेन यहाँ पे भी मैनेजमेंट बता रहा है कि हमने मार्केट शेयर गेन किया है, लेकिन ये 4.6% लास्ट क्वार्टर में इनका ऑलमोस्ट 6-7% के आसपास था। सितंबर क्वार्टर में भी ये नंबर 4.5% के आसपास था, यानी नंबर कम हुआ है ये सीक्वेंशियली अगर मैं इसको देखूं। और अगर आप नेट सेल्स का मार्केट शेयर देखोगे तो इसमें और भी ज्यादा फॉल है। लास्ट क्वार्टर में 9% का मार्केट शेयर था कंपनी का, 9.7% के आसपास था आई थिंक। और सितंबर क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 7.5% का मार्केट शेयर था। यानी नेट सेल्स में कंपनी का मार्केट शेयर लास्ट 2 क्वार्टर में कंसिस्टेंटली नीचे की तरफ जाता जा रहा है। ये पॉइंट हमको क्या दिखा रहा है कि एसआईपी में तो कंपनी का मार्केट शेयर थोड़ा बहुत गेन ही कर रही है, लेकिन जो ग्रॉस सेल्स है, जो लमसम का सेल हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, या टोटल सेल्स जो हो रहा है म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्री में, वहां पे मोतीलाल मार्केट शेयर लूज कर रहा है। उसका क्या एक रीजन हो सकता है? बहुत सिंपल है समझना इसको। एसआईपी आप देखते हो कि ज्यादातर क्यों एसआईपी को पुश किया जाता है, या एडवर्टीजमेंट भी जब आप देखते हो इन्वेस्टमेंट्स की तो ज्यादा एसआईपी पे क्यों ज्यादा बात होती है? बिकॉज ये एक स्टिकी प्रोडक्ट है। आई मीन इंडियंस में वैसे भी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो बहुत लो है, और उसमें भी अगर हम लोग एक बार एक किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको एक्टिवली ट्रैक नहीं करते। मतलब यहां तो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करके एक्टिवली ट्रैक नहीं करते, एक बार स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया तो 10 साल 20 साल के लिए छोड़ दिया कि वॉरेन बफेट बनेंगे, वेल्थ क्रिएशन अपने आप हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड जैसा जो पैसिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, यहां तो बिल्कुल ही आई मीन लोगों को यह भी नहीं पता होता कि उनका फंड मैनेजर क्या है। तो अगर आप किसी क्लाइंट को एसआईपी एक बार आपने सेल कर दिया तो बहुत कम चांस है कि वो आगे चल के उस एसआईपी को चेंज करेगा, बंद करेगा, या फिर उसको ट्रैक भी करेगा इवेंचुअली। लेकिन जो ये लमसम वाले प्रोडक्ट है, जो फ्रेश आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उस पे कोई भी क्लाइंट जो है वो मार्केट का सिनेरियो देखता है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम सारी चीजें देखते हैं कि कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, पास्ट का ट्रेंड कैसा है, पिछला रिटर्न कितना दिया है, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। और अभी रिसेंट तो बहुत नेगेटिव ही चल रहा है मार्केट, इसलिए फ्रेश सेल करने में आपका मार्केट शेयर कम हुआ है। लेकिन जो एसआईपी है, जो एसआईपी कंटिन्यू चल रही है आपकी, उसमें आपका मार्केट शेयर एक्चुअली आपने गेन किया है, इंडस्ट्री से बेटर किया है। ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ में आता है। देन ये जो फ्लोज के नंबर हैं, ग्रॉस फ्लो, एसआईपी फ्लो, नेट फ्लो, यानी फ्रेश पैसा कितना आया है मोतीलाल ओसवाल की जो एएमसी है उसके अंदर, यहां पे भी आप देखोगे तो वाई 3 टाइम का ग्रोथ है, 9 टाइम का ग्रोथ है। डेटा देख के बहुत अच्छा लगेगा, बट अगर आप इसको क्वार्टरली ट्रैक करोगे सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर से, तो बहुत खराब नंबर है एक्चुअली। ये जो 17,000 करोड़ का इनका फ्रेश पैसा आया है फोर्थ क्वार्टर में, ये दिसंबर क्वार्टर में 23,000 करोड़ था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर मैं देखूं तो अराउंड 24-25% का फॉल है। सितंबर क्वार्टर में 18,000 करोड़ था, तो अगर मैं 6 मंथ से भी कंपेयर करूं तो अराउंड 3-4% का फॉल है। एसआईपी फ्लो अगर आप देखोगे तो हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जरूर है। लास्ट क्वार्टर में 2900 करोड़ का फ्रेश एसआईपी आया था मोतीलाल के पास में, इस क्वार्टर में 3200 करोड़ है, यानी 11% का ग्रोथ है, सिक्वेंशियली अच्छा ग्रोथ है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि Q2 में और Q3 में 55% का ग्रोथ था कंपनी के एसआईपी फ्लो में, जो ग्रोथ अब कम होकर के 11% हो गया है। अब बोलने को हम बोल सकते हैं कि 50% 60% का ग्रोथ जो है वो फ्लो का वो सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन एक ही क्वार्टर में अगर ग्रोथ 55 से 11% आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जा रहा है कंपनी के एसआईपी फ्लोज के अंदर भी। हालांकि ठीक है, फ्रेश फ्लो है, पॉजिटिव ग्रोथ है, लेकिन ट्रेंड इसका भी डिक्लाइन है।
और लास्टली अगर आप इनका नेट फ्लो का नंबर भी देखोगे लास्ट क्वार्टर में, तो अराउंड वो 19,000 करोड़ था, इस क्वार्टर में 11,000 करोड़ है। यानी हर एक ये जो 3-4 डेटा पॉइंट्स हमने कंपेयर किया, ऐसे हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ मार्केट का ट्रेंड नहीं है, ये हम एयूएम का नंबर नहीं देख रहे हैं कि M2M नीचे चला गया है तो कंपनी इसमें कुछ कर नहीं सकती। ये फ्रेश फ्लो का नंबर है कि आप इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कितना फ्रेश पैसा आपके बिजनेस के अंदर आ रहा है, या लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में कितना फ्रेश पैसा आ रहा है। सो वो चीज हमको हर एक डेटा पॉइंट कंपेयर करके समझ में आ रहा है कि पिछले 2-3 क्वार्टर में सबसे वीक नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे एंड काफी बड़ा डिक्लाइन इनके फ्लोज के नंबर में देखने को मिल रहा है। लास्टली अगर उनका ये परफॉर्मेंस वाला डेटा अगर हम देखते हैं, तो टोटल स्ट्रेटजीज कितनी है, 16 अक्रॉस म्यूचुअल फंड, पीएमएस, एआईएफ, और इसमें से 10 स्ट्रेटजीज में मोतीलाल ओसवाल जो है वो अपने रिलेटिव बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है। अब ये नंबर लास्ट क्वार्टर में भी 10 था, लेकिन लास्ट क्वार्टर में जो स्ट्रेटेजीज थी वो 13 थे, तो 13 में से 10 आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 97% आपका सक्सेस रेशियो था। इस बार सक्सेस रेशियो 90% हो गया बिकॉज आपने 3 न्यू स्कीम्स लॉन्च करी है। अब इसमें कुछ जज नहीं कर सकते ऑफकोर्स, बिकॉज एक क्वार्टर काफी नहीं है किसी एक परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि आउट परफॉर्मेंस का नंबर इनका एज इट इज है 10 है, यानी एटलीस्ट इनके स्कीम वाइज इतनी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं आई है। एक और इसमें पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो इनका ये मार्केट शेयर यहाँ पे लूज किया है इन्होंने सिक्वेंशियली, या ग्रॉस फ्लो का नंबर पिछले 2-3 क्वार्टर में काफी कम हुआ है। सो जनवरी के आसपास जो कुछ र्यूमर्स भी चला था मोतीलाल ओसवाल के एएमसी को लेकर के कि कुछ कंपनीज के मैनेजमेंट के साथ में मिल करके इन्होंने कुछ इंटेंशनली शेयर के प्राइस को अप मूव करवाया है। सो उस र्यूमर्स की वजह से भी मे बी हो सकता है थोड़ा बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा हो फ्लोज के ऊपर, बट ओवरऑल भी अगर हम देखें तो नंबर्स काफी वीक लग रहे हैं। देन इनका प्राइवेट वेल्थ का बिजनेस अगर आप देखोगे, इसको एक्चुअली हम आनंद राठी के प्राइवेट वेल्थ से भी कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज मॉडल ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो एयूएम अगर हम देखें 1,44,000 करोड़ है प्राइवेट वेल्थ के अंदर। ये वाई जरूर आपको 16% का ग्रोथ दिखेगा, लेकिन ये नंबर दिसंबर में लगभग 1.5 लाख करोड़ था, 1.49 लाख करोड़ के आसपास। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3-4% का फॉल है कंपनी के एयूएम में। सितंबर में इनका एयूएम जो है वो 1,57,000 करोड़ के आसपास था, यानी सितंबर से अगर मैं कंपेयर करूं तो 8% का फॉल है कंपनी के एयूएम के अंदर। अब अगर आप सेम आनंद राठी का प्राइवेट वेल्थ का एयूएम कंपेयर करोगे, तो उनका अभी फोर्थ क्वार्टर में जो प्राइवेट वेल्थ का एयूएम है वो 77,000 करोड़ है। दिसंबर क्वार्टर में 76,000 करोड़ था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 1-1.5% का ग्रोथ है। और सितंबर क्वार्टर में 75,000 करोड़ था, यानी वहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो 3-4% का ग्रोथ दिखता है। ऑफ कोर्स ग्रोथ रेट उनका भी बहुत कम हुआ है, पहले उनका जो एयूएम है वो 4-6% से ग्रो करता था क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, अब वो 1-2% का ग्रोथ है, लेकिन एटलीस्ट वहां पे नेगेटिव ग्रोथ नहीं हुआ है। मोतीलाल ओसवाल के केस में हमको बहुत सारी जगह पे देखने को मिला है कि सिक्वेंशियली जो ट्रेंड है वो नेगेटिव जा रहा है, मतलब नेगेटिव ग्रोथ आ रहा है, नेगेटिव फ्लोज आ रहे हैं कंपनी के बिजनेस के अंदर। नेट सेल्स का नंबर भी अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट क्या दिखा रहा है कि वाई 2.5 गुना ग्रोथ है, लेकिन अगेन इसको भी मैं अगर सिक्वेंशियली कंपेयर करता हूं तो Q3 में आई थिंक इनका जो ये नंबर था वो 5,300 करोड़ था। तो 5,300 करोड़ से 4,000 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 24-25% का फॉल है नेट सेल्स के अंदर। कि फ्रेश प्रोडक्ट जितने भी होते हैं आपके इक्विटी के या डेट वगैरह के, उसको बेच करके जो मेरा सेल्स का नंबर बना वो सिर्फ 4,000 करोड़ बना है। पिछले क्वार्टर में वो 5,300 करोड़ के आसपास था, 24% से गिरा है। ये नंबर भी अगर आप आनंद राठी के नेट इनफ्लो के साथ में कंपेयर करोगे, ऑफ कोर्स दोनों चीजें अलग होती हैं, लेकिन एक बेसिक आइडिया हमको लगता है। तो आनंद राठी का नेट इनफ्लो एक्चुअली सिक्वेंशियली इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है, उसमें तो 2-3% के आसपास की ग्रोथ ही है। सितंबर लेवल से तो ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ है नेट इनफ्लो नंबर के अंदर। सो ये सारी चीजें हैं जो मोतीलाल के रिजल्ट को थोड़ा सा और खराब बना रही है अगर हम इसको ट्रेंड वाइज देखें। बाकी रेवेन्यू पैड पे ऑफ कोर्स इंपैक्ट पड़ा है। कैपिटल मार्केट का बिजनेस इनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला, सो इसमें भी वाई 42% का ग्रोथ है, लेकिन जैसे हमने देखा सिक्वेंशियली 8% का डिक्लाइन है। और ये रेवेन्यू इनका सितंबर क्वार्टर में अराउंड 170 करोड़ था, तो 170 से 139 करोड़ पे ये रेवेन्यू आ गया। सो सिक्वेंशियली ट्रेंड देखना जरूरी है। पैट का भी लेवल आप देखोगे तो इस क्वार्टर में 67 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का 100 करोड़ का पैट था इस वाले बिजनेस से, तो लगभग 30-40% का फॉल है इस बिजनेस के अंदर भी, और वो इंपैक्ट आएगा ही। आई मीन लास्ट 4-5-6 मंथ्स में अगर आप देखोगे तो कितने आईपीओज आए हैं, कितने क्यूआईपीज हुए हैं, कितनी कंपनीज हैं जो फंड रेज कर रही है, मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, ये सारी चीजें बिल्कुल ठंडी पड़ी है, डील अभी हो ही नहीं रही है आपके मार्केट के अंदर। सो उसका इंपैक्ट डेफिनेटली इन सारे बिजनेसेस के ऊपर आएगा। देन इनका जो लास्ट ऑपरेटिंग बिजनेस है होम फाइनेंस का, इसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। डिसबर्समेंट में 60% का ग्रोथ है, लोन बुक में पहली बार काफी टाइम के बाद 20% का ग्रोथ देखने को मिला है। और इसका एक मेन रीजन है सेल्स आरएम का इंक्रीमेंट।
मतलब कंपनी ने लास्ट कॉन कॉल में बोला था पिछले साल कि अपने आरएम को हम डबल करना चाहते हैं, लेकिन हालांकि इन्होंने 40-50% से ही इंक्रीज किया है और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमको नंबर्स पे देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट में भी पहली बार 15% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। फुल ईयर में तो सिर्फ 2% का डिक्लाइन है जरूर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% का ग्रोथ देखने को मिला है। और इनका अगर आप एसेट क्वालिटी देखोगे तो एक्चुअली इंडस्ट्री में प्रोबेबली सबसे बेस्ट है। मोतीलाल का जो होम फाइनेंस का बिजनेस है ये अफोर्डेबल होम फाइनेंस है। इसको आप आवास के साथ, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, इन सबके साथ कंपेयर कर सकते हो। और उन सबके कंपैरिजन में, इवन आवास के कंपैरिजन में भी काफी अच्छी एसेट क्वालिटी है होम मोतीलाल की। बिलो 1% का ग्रॉस एनपीए, ये लास्ट क्वार्टर में 1% समथिंग था, अभी उससे भी बेटर हो गया है। सो होम फाइनेंस का बिजनेस का रिजल्ट काफी अच्छा आया है। नाउ इनका जो इन्वेस्टमेंट वाला सेगमेंट है मेजरली तो यहीं पे इंपैक्ट दिखा है। 743 करोड़ का लॉस है इस बिजनेस में फोर्थ क्वार्टर में, और सितंबर क्वार्टर में एक्चुअली इसमें 700 करोड़ का प्रॉफिट था। तो वहीं से हम समझ सकते हैं कि 700 प्रॉफिट के अगेंस्ट में 740 का लॉस आया, जिसकी वजह से इनका ओवरऑल पैट लेवल पे हमने लॉस देखा है Q4 के अंदर। और ये अकाउंटिंग लॉस है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्चुअली में कुछ कैश पे इंपैक्ट पड़ा है, ये अकाउंटिंग लॉस है, M2M लॉस हुआ है, इसलिए आपको वो लॉस देखने को मिल रहा है। अदरवाइज ऑपरेशनली अगर आप देखोगे तो पैट जो है वो इनका फ्लैट है। 3% 4% के आसपास का ग्रोथ है Q4 में, और लास्ट ईयर से फुल ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो उसमें थोड़ा बहुत ग्रोथ ही देखने को मिलेगा। सो ये पूरा रिजल्ट वाला पार्ट था मोतीलाल का। नंबर्स ऑफकोर्स खराब है। सबसे बेस्ट चीज है दो इनके रिजल्ट में। पहला इनका डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस, तो मैनेजमेंट की जो वो स्ट्रेटेजी थी कि अपने नंबर ऑफ आरएम्स को हम इंक्रीज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के अंदर, वो काफी अच्छे से प्ले आउट हुई है। बिकॉज जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस होता है वो स्टीडी रेवेन्यू लेकर के आता है। आई मीन मार्केट कैसा भी चल रहा है, लेकिन बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के अंदर ही बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपके पास जनरल इंश्योरेंस में मल्टीपल ऑप्शन हैं, लाइफ इंश्योरेंस में आपके पास काफी सारे ऑप्शन हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान आप काफी अच्छे से सेल कर सकते हो इस तरीके के मार्केट में। बिकॉज इन्वेस्टर वैसे भी थोड़ा सा रेसिस्ट करता है आपका इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये जो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आपके लिए स्टीडी रेवेन्यू लेकर के आ सकते हैं। सो उसका ग्रोथ बहुत बड़ा पॉजिटिव है। एंड दूसरा पॉजिटिव है इनका होम फाइनेंस का बिजनेस, जो पूरा 1 साल के रीस्ट्रक्चरिंग के बाद में पूरा मैनेजमेंट इन्होंने चेंज किया, फाइनली अब अच्छे ग्रोथ नंबर्स इनके लिए डिलीवर कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके लिए जो मेन पिलर है इनके बिजनेसेस के, इनका ब्रोकरेज बिजनेस, एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस, प्राइवेट वेल्थ का बिजनेस, तीनों में चीजें काफी नेगेटिव लग रही है। कॉनकॉल इनका हालांकि कल है, वैसे ये गाइडेंस वगैरह कुछ देते नहीं है, बट मैनेजमेंट का कमेंट्री ये आया है कि जो सेबी की रेगुलेटरी चेंजेस करी गई है सेबी की तरफ से, तो उसमें हमारा जो ब्रोकरेज वाला बिजनेस है उसमें एब्जॉर्व करने के लिए उसको पूरा 1 साल का टाइम लगेगा। तो जो FY26 का Q4 है उसमें हम कुछ पॉजिटिव ग्रोथ शो करेंगे एज कंपेयर टू Q4 ऑफ FY25। मतलब पूरा 1 साल का टाइम लगेगा। एंड काइंड ऑफ हमने एंजल वन के कॉन कॉल में भी यही डिस्कस किया था कि उनकी मैनेजमेंट भी Q4 के FY26 में अपने नॉर्मलाइज EBITDA मार्जिन को एक्सपेक्ट कर रही है। यानी अगला 2-3 क्वार्टर जो है वो पेन कंटिन्यू रहेगा। इनका कहना है कि अप्रैल में जो इनका परफॉर्मेंस आया है ब्रोकिंग बिजनेस का, वो मार्च के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर जरूर है, बिकॉज पिछले 1 महीने में मार्केट भी रिकवर हुई है। लेकिन ये रिकवरी कब तक सस्टेन रहती है, कोई नया नेगेटिव नहीं आता है अगर मार्केट में, तो थोड़े से ज्यादा बेटर चांसेस हैं आगे और अपसाइड के। लेकिन 2-3 क्वार्टर्स तो मतलब ये पेन कंटिन्यू रहेगा। ये केस हो सकता है कि जो वर्स्ट वाला पार्ट था वो ओवर हो चुका है, मतलब Q4 सबसे खराब नंबर जो इन्होंने रिपोर्ट करने थे वो कर दिए, एंड इसके बाद सीक्वेंशियली नंबर थोड़े बहुत स्टेबलाइज होंगे उस, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन की मार्केट में कब रिकवरी होती है तो साइकिल वापस से टर्न होना स्टार्ट हो सकता है। एंड आई बिलीव कि जैसे हमने एंजल वन के कॉन कॉल में डिस्कस किया था कि Q3 का जो कॉन कॉल होगा इन कंपनीज का वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज वहीं से हमको अच्छी इंसाइट मिलेगी कि साइकिल वापस से टर्न होना स्टार्ट हुआ है, इनकी रिकवरी होनी स्टार्ट हुई है, एंड वहां पे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्ले आउट करने को मिलेगी। अभी तो ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटी वाइज कोई पॉइंट बनता नहीं है, बिकॉज सबसे मेन चीज जो हमको समझना है एज एन इन्वेस्टर कि स्मार्ट कैपिटल एलोकेटर क्या होता है। जैसे हम बिजनेसेस के मैनेजमेंट को एनालाइज कर रहे हैं कि अगर वो किसी नए प्रोडक्ट में या नया मार्केट में कैपेक्स कर रहे हैं तो कितना ROE कितना ROC वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सेम चीज हम पे भी अप्लाई होती है एज एन इन्वेस्टर कि अगर मैं कहीं पे बेट ले रहा हूं तो उसमें कितना ROE बनने का चांस है अगले 1 साल के अंदर। मैं सिर्फ होप के बेसिस पे बेट नहीं ले सकता कि बिजनेस लो PE पे आ गया है या फिर स्टॉक जो है वो अपने हाई से 40-50% नीचे है, ये देख करके मैं डिसीजन नहीं ले सकता। मुझे बिजनेस के पर्सपेक्टिव को देख करके डिसीजन लेना है, एंड वो ऑफकोर्स अभी कुछ खास लगता नहीं है इस कंपनी का। ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे, एंड नुवामा का रिजल्ट आएगा उसको भी ट्रैक करेंगे। नुवामा का एक्चुअली मेरा मानना है कि इनसे बेटर परफॉर्मेंस होना चाहिए, बिकॉज उसका ब्रोकिंग का कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा नहीं है। हालांकि कैपिटल मार्केट उस कंपनी के लिए भी मेनली उसके ग्रोथ को ड्राइव कर रहा था। हर एक क्वार्टर में 100% का जो ग्रोथ देखते थे हम नोवामा का, वो उनके कैपिटल मार्केट वाले बिजनेस से ही आता था मेनली। और अब इसमें भी हम देख रहे हैं कि सीक्वेंशियली ग्रोथ नेगेटिव है।
सो देखना पड़ेगा कि नुवामा का ओवरऑल रिजल्ट कैसा आता है, पर स्टिल आई बिलीव कि उनकी परफॉर्मेंस इनसे बेटर होनी चाहिए, जब आएगा डिस्कस करेंगे। तो अभी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, बाकी आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।